हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ द जर्नी ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो मैं हूँ आपका दोस्त अक्षय और ले चलता हूँ आपको लगभग एक सेंचुरी पहले। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर begins around 1914 and we see that the national movement began spreading to new areas। यानी कि जब नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ, कब हुआ स्टार्ट? अराउंड 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कुछ ना कुछ नेशनलिज्म की स्पिरिट जो थी लोगों में डेवलप होना उस टाइम शुरू हुई थी। तो ये नेशनलिज्म का एक मूवमेंट जो एक्चुअली एक मूवमेंट नहीं था, एक स्पिरिट थी, एक सोच थी, वो धीरे धीरे फैलती गई इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स। जितने भी ग्रुप्स थे, न्यू सोशल ग्रुप्स, वो बाहर आने लगे, उभर कर बाहर आने लगे। यानी कि नए नए सोशल ग्रुप्स बनने लगे, नए नए रिफॉर्म्स के साथ बनने लगे एंड डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल। अब क्योंकि सबके लिए सिचुएशन कॉमन तो थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट्स पड़ रहे थे उनके कंट्री के ऊपर, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन जो मैं अभी बताऊंगा आपको। बट ब्रिटिश रूल की वजह से भी सबकी प्रॉब्लम यही थी कि ब्रिटिश रूल से उन्हें छुटकारा चाहिए, दे वांट फ्रीडम। बट उनके मोड्स ऑफ स्ट्रगल सबके अलग अलग थे। किस तरह वो फाइट करेंगे, किस तरह वो स्ट्रगल करेंगे अगेंस्ट दैट ब्रिटिश रूल, दैट वाज डिफरेंट। As we all know, several problem arises due to the war and destructional situations. Same happens here. Problem took birth in the period of First World War. Economic and political situation originated. Economic crisis occur. पैसे की बहुत प्रॉब्लम होने लगी. Rate or the ratio of debt rises and political instability takes place. There is a huge rise in defense expenditure because by long run war and it was fulfilled by war loans. Custom duties were raised and income tax was introduced. Income tax हम सब जानते हैं। Now I would like to tell you that what are custom duties. काफ़ी लोगों को पता भी होगा बट जिनको नहीं पता है, for them custom duty is a type of tax that is implemented on goods when they are transported across international borders. एंड ये क्यों लगाई गई, ये भी हमें बताना चाहिए कि कस्टम ड्यूटीज़ को क्यों इम्पोज किया गया। तो दे आर इम्पोज टू प्रोटेक्ट द कंट्रीज इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट विच वॉज वन ऑफ द नीड ऑफ दैट टाइम। अब क्या हुआ, एज वी नो टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। भाई न्यूटन के लॉ तो सबने पढ़े हैं ना, वही यहाँ पे हुआ। बिकॉज द प्राइसेस वर इंक्रीज्ड, इट बिकेम रियली very hard for the poor to survive and the death ratio among poor or the low paid workers or the beggars etc. increases. जब इतने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए, ये नहीं करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, इतना टैक्स देना है, इतनी कस्टम ड्यूटीज लगा दी गई, then how can a person who has a very low income can survive? So they opt to end their life. ये चल ही रहा था कि वॉर में सोल्जर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ गई क्योंकि वॉर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अब सोल्जर्स एक लिमिट तक ही रिक्रूट किए जा सकते थे। तो हुआ क्या कि विलेजर्स वर रिक्रूटेड फोर्सिबली बाय द कॉलोनियल स्टेट्स फॉर द वॉर विच मेड देम एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड। डेट्स तो हो ही रही थी ड्यू टू द फाइनेंशियल क्राइसिस। अब ये रिक्रूटमेंट भी आ गया विच मेड द सिटीजन्स वेरी एंग्री और आई शुड से फ्यूरियस। They become irritated or frustrated from all what happening continuously with them. हम लोगों की विल के अगेंस्ट कुछ हो तो हम भी हो जाते हैं ना इरिटेटेड। Then think about them. उस टाइम पे तो इंडियंस के साथ क्या क्या हुआ था, जस्ट इमेजिन। सुना होगा आप सबने भी कि जब भगवान देता है तो सब कुछ देता है, एक बारी में एक साथ देता है। फर्क यहाँ पे सिर्फ इतना था कि भगवान कुछ दे नहीं रहे थे बट हमारे एंसेस्टर्स यानी जो हमारे इंडियंस थे उस टाइम पे, उनको एक के बाद एक प्रॉब्लम ज़रूर मिल रही थी। What happens is from 1918 to 21, acute shortage of food occur due to no production received from primary sector or the agriculture. This results in several deaths due to malnutrition in different regions of the country. एक तो वैसे भी 2 वक्त का खाना ठीक से नसीब नहीं हो रहा था उस टाइम में, और हुआ क्या कि जो मिल रहा था वो भी हाथ से गया क्योंकि क्रॉप फेलियर की वजह से। The end was not here. At last, an influenza epidemic occurs with the nation. Can you believe? आज एक कोविड की प्रॉब्लम ने हम लोगों की लाइफ कैसी कर दी है, ये सब हम भी जानते हैं। We can't go out and move freely. We can't feel the fresh air around us. We can't even meet our close ones properly. But still, we have most of the facilities. जस्ट इमेजिन क्या सिचुएशन रही होगी उस टाइम पे, कैसे लोगों ने सर्वाइव किया होगा।
Now, at this stage, a new leader appeared, and he is the only one, our honorable father of our nation, Mohandas Karamchand Gandhi. He was the first person to stand against all odds. He suggested a new mode of struggle that is most popular idea of Satyagraha. अब आगे पढ़ने से पहले I would like you to know about Satyagraha or what Satyagraha actually was. So Satyagraha basically means holding onto the truth or the need to search for truth. The term Satyagraha was coined and developed by Mahatma Gandhi. This was the first movement against British Raj. He believed that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight anyone. Actually, he has two weapons which he used against British in this battle, and those were Satya, the truth, and Ahimsa, which is non-violence. उन्होंने यही सोचा कि जब हमें पता है कि हम सही हैं और अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ जस्टिस हो तो हर बार फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है. Means there isn't any need to use weapons like swords or gun, but the weapons like truth and non-violence, because somewhere he thought that these two factors can unite all Indians. The idea was born when Gandhiji was in South Africa, where he had successfully fought against racism. He used the method of mass struggle, which he called Satyagraha. He returned to India in January 1915 and implemented the same concept of mass struggle, or what you can call as a mass strike. He successfully organized Satyagraha movement in various places. क्योंकि उनका ये कॉन्सेप्ट साउथ अफ्रीका में सक्सेसफुल रहा तो उन्होंने इसे इंडिया में भी इम्प्लीमेंट करने का सोचा, for which he traveled to various regions of the country. In 1916, he traveled to Champaran in Bihar, where he inspired the peasants to struggle against the oppressive plantation system. The farmers were protesting against having to grow indigo with barely any payment for it. Then, in 1917, he organized a Satyagraha to support the peasants of Kheda district of Gujarat. Here the problem was the region was affected by crop failure and a plague epidemic, due to which the peasants of Kheda could not pay the revenue and were demanding that the revenue collection be relaxed. Means they want to be free from the revenue or the tax. In 1918, again Mahatma Gandhi went to Ahmedabad to organize a Satyagraha movement among cotton mill workers, which was again related to somewhat like increase in wages situation. So these were the first three successful mass movements by Gandhiji in India. Due to this success triplet, Gandhiji in 1919 decided to launch a nationwide Satyagraha, which was against the proposed Rowlatt Act. Now the question arises, what is Rowlatt Act? It was a legislative council act passed by the Imperial Legislative Council in Delhi on 21 of March 1919. Imperial Legislative Council is the council of British ruling the country. Basically what happens under this act is the British government gave enormous power to the police to arrest any person without any reason for up to 2 years and without a court trial. अब क्या होना था, अब तो काउंसिल ने सारी पावर पुलिस को दे दी, तो उन्हें जहाँ भी कहीं रिवॉल्यूशंस के साइन मिले या कोई भी ब्रिटिश रूल्स को डिसोबे करता हुआ उन्हें दिखा, देन द पुलिस कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द पर्सन विदाउट एनी एविडेंस और परमिट. Mahatma Gandhi, among other Indian leaders, was extremely critical of the act and argued that not everyone should be punished in response to isolated political crimes. But उनके तो दो ही वेपन थे, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस. 6th of April, the civil disobedience movement which he wanted to launch began with a hartal. Rallies were organized in various cities. Workers went on strike in railway shops and the shops closed down. अब क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट चुप बैठने वाली थी? बिल्कुल भी नहीं. ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू पुट अ फुल स्टॉप ऑन नेशनलिज्म and the movement and the activities of nationalists. Some of the activists were sent to jail and Gandhiji was restricted to enter Delhi. The Rowlatt Act came into effect on 21 of March 1919. Basically what happened was, in Punjab the protest movement was very strong, and on 10th April 2 leaders of Congress were arrested. The army was called into Punjab, and on 13 April people from the neighbouring village gathered for Baisakhi Day celebration and to protest against expulsion of 2 important leaders. On Sunday, 13th April 1919, General Dyer, convinced a major revolt could take place, so he banned all the meetings. This notice was not widely spread.
and villagers gathered in the area to celebrate the important festival of Baisakhi. Dyer entered the garden, blocked the main entrance behind them, and with no warning opened fire on the crowd for about 10 minutes. He killed at least 379 people and injured over 1,000. Can anyone think about that horror scene occurred? No one can think. As the news of the Jallianwala Bagh spread, there were strikes, clashes with the police and attacks on the buildings. The government responded with brutal action because they wanted to terrorize people. इंडियंस में डर बनाने के लिए अब ब्रिटिशर्स ने बहुत हार्श और स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने शुरू कर दिए. Satyagrahis were forced to rub their nose on the ground, crawl on street and do salute to all the British gentlemen. People were whipped with what you call today as a hunter, and the villages were bombed, destroyed. These tells us about the nature and the behavior of Britishers with the Indians. Now, what comes is the Khilafat movement. What happens is because Mahatma Gandhi wanted the movement to be non-violent, and the cases of the violence over the area made him upset. So he called off the movement. Mahatma Gandhi wanted to extend the movement scale and launch a nationwide movement, but this could not be possible without the unity. That is when there is no Hindu, Muslim, Sikh or Christian, but an Indian. महात्मा गांधी ये सोच ही रहे थे कि उन दिनों खिलाफत मूवमेंट भी चल रहा था. The First World War has ended with the defeat of Ottoman Turkey, which means कि जो ओटोमन एम्पायर का इन्वॉल्वमेंट था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो एंड हो गया एक ट्रीटी के साइन होने के बाद. और उस डिफीट के बाद कुछ र्यूमर्स फैल गए कि यानी कि कुछ अफवाहें फैल गई कि एक पीस ट्रीटी वॉज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन द ओटोमन एम्परर. अब क्वेश्चन आता है, हु वाज द ओटोमन एम्परर? सो ही वाज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड व्हिच इज द खलीफा. To defend the Khalifa's secularly or worldly powers, a Khilafat committee was formed in Bombay in March 1919. Muhammad Ali and Shaukat Ali, the two Muslim brothers, began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of united mass action on this issue. Gandhi ji saw this as an opportunity to bring Muslims under the umbrella of a unified national movement. Because Gandhi ji सोच ही रहे थे कि how can he introduce a nationwide movement with the unity of all the Indians, and now he goes with the flow. At the Calcutta session of Congress in September 1920, he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of Khilafat as well as for Swaraj. Here comes the word for the first time, Swaraj. Swaraj basically means that क्या self-rule. Now question arises, why non-cooperation? Why the concept of non-cooperation Gandhi gave? So Mahatma Gandhi gave an answer to this question in his book named Hind Swaraj in 1909. Because of our cooperation, they are still ruling the country. उन्होंने ये भी कहा कि if we refuse to obey or cooperate Britishers, the rule will come to an end and Swaraj will be attained. He also suggested that the movement should take place in stages. It should begin with the surrender of titles that the government awarded, that is, all the facilities and services by the government, army, police, courts and legislative councils, schools and foreign good. महात्मा गांधी ने कहा कि जब तक हम इन ब्रिटिशर्स की थिंग्स और इनकी चीज़ें, इनकी सर्विसेज को यूज़ करते रहेंगे, कंज्यूम करते रहेंगे, जब तक हम उन्हें पे करते रहेंगे, दे विल कंसिडर अस एज देयर स्लेव्स. देन इन केस द गवर्नमेंट यूज ब्रूटल एक्शन एंड रिप्रेशन, a full civil disobedience campaign would be launched. ये महात्मा गांधी का plan 2 था. Many people within the Congress were unwilling to refuse the council elections scheduled for November 1920. They feared that the movement might lead to a popular violence because उन्हें पता था कि पहले भी जो भी मूवमेंट हुए हैं उनसे हमेशा इंडियंस को लॉस ही हुआ है. इल ट्रीटमेंट, टॉर्चर और ह्यूमिलिएशन, ये सब ही उन्हें टॉलरेट करना पड़ता था. इन द मंथ्स between September and December, there was an intense struggle with the Congress, which resulted in no meeting point between the supporters and the and the opponents of the movement. Finally, at the Congress session at Nagpur in December 1920, a negotiation or I should say a discussion was worked out and the non-cooperation program was adopted. आज की स्टोरी को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, जहाँ हमने बिगिनिंग यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर एक्सेप्टेंस ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तक की स्टोरी को कवर किया. इतना पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन शायद हमारे माइंड में आ सकते हैं, जैसे मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुआ, हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, हु पार्टिसिपेटेड इन इट, किस किस ने पार्टिसिपेट किया,
हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थिंक अपॉन द आइडिया ऑफ नॉन कॉर्पोरेशंस, किस तरह जितने भी ग्रुप्स थे, सोशल ग्रुप्स थे सोसाइटी में, उन्होंने किस तरह सोचा उस मूवमेंट के बारे में। इन सब क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम आगे की स्टोरी को पढ़ें। अपने सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर उन्हें स्टोरी थोड़ी भी इंटरेस्टिंग लगी हो या फिर कोई नेशनलिज्म की फीलिंग उनमें डेवलप हुई हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो में कोई शिकायत हो या फिर कुछ बात आपको कहनी हो तो मैं आपको फेसबुक पर भी मिल जाऊँगा, मेरा पेज मॉडर्न टेक स्टडी के नाम से है। वरना वेट कीजिए, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। स्टे सेफ, टेक केयर, थैंक यू।